दोस्तों, एक लड़की की शादी सांप के साथ हो गई। सुनने में यह कितना अजीब लगता है कि एक लड़की की शादी सांप के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ है। और क्यों हुआ है, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। वो द्वार जब ना वक्त इतना तेज भागता था, न लोग इतने बदलते थे। हर रिश्ता, हर लम्हा जैसे किसी पुरानी कहानी की तरह ठहरा हुआ लगता था। हवाएं भी जैसे धीरे चलती थीं और सूरज की रोशनी भी किसी नरम भरे लहजे में जमीन को छूती थी। उसी जमाने में एक इलाका था, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ, जहां की सरहदों के भीतर एक आलीशान महल था। उस महल में रहता था एक बहुत ही ज़हीन, समझदार और इंसाफ पसंद सुल्तान बेग बादशाह। सुल्तान बेग का नाम इल्म, अक्ल और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कहा जाता था कि वह हर सुबह उठकर अपनी रियाया के मसाइल के बारे में सोचता था और रात को सोने से पहले तन्हाई में अपने फैसलों का जायजा लिया करता था। उम्र कोई 50 के करीब, लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें जिनमें तजुर्बे और दर्द दोनों की गहराई झलकती थी। कुछ हफ्तों से बादशाह की तबीयत में एक अजीब सी थकावट महसूस हो रही थी। न वह पहले जैसा दिल लगाकर लोगों से बातें कर पा रहा था, न ही अपनी बाग बगीचों की देख रेख में दिलचस्पी दिखा रहा था। शाही हकीम को बुलाया गया। हकीम ने नब्ज थामी, आंखों की रंगत देखी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बादशाह, सलामत बीमारी नहीं है, बस थकावट है। आपके जिस्म को आराम चाहिए। मेरा मशवरा है कि 3-4 दिन जंगल में सैर करें, शिकार करें, दिल दिमाग ताज़ा हो जाएगा। बादशाह मुस्कुराया। अक्ल की बात है हकीम साहब, चलो फिर सुबह होने दो, चलते हैं। अगली सुबह महल के आंगन में हलचल शुरू हो गई थी। सिपाही तैयार थे, घोड़े सज चुके थे और बादशाह सुल्तान बेग अपने काले रंग के शाही घोड़े पर सवार था। एक हल्के रंग की चादर ओढ़े और आंखों में जंगल के शिकार की तलब, शिकार के लिए रवाना हुए तो रास्ते भर पेड़ों की हरियाली, नदियों की मध्यम आवाज और जंगल की खामोशी सब कुछ सुकून दे रहा था। कुछ घंटों बाद जब काफिला जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, तभी एक हिरण दूध जैसी सफेद रंगत वाला झाड़ियों में से निकलकर भागा। अरे वाह, ऐसा हिरण तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, बादशाह ने सोचा और बिना किसी को कुछ बताए उसी वक्त घोड़े की लगाम खींची और उस हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा बहुत तेज था। कुछ ही लम्हों में सिपाही पीछे रह गए। अब जंगल गहरा और खामोश हो चुका था। वो शाही शिकारी अब एक आम मुसाफिर की तरह उस हिरण का पीछा कर रहा था, मगर हिरण तो जैसे हवा में उड़ता चला जा रहा था। काफी दूर पहुंचकर बादशाह ने घोड़ा रोका। हिरण आंखों से ओझल हो चुका था। चलो वापस चलते हैं, बादशाह ने सोचा, और जैसे ही मुड़ने लगा, कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आई। मगर यह कोई मामूली रोना नहीं था। यह कोई ऐसी लड़की थी जो जैसे टूट कर बिखर कर जारो कतार रो रही हो। बादशाह ठिठक गया। उसकी सारी शिकारी वाली सनक जैसे हवा में उड़ गई। अब उसके चेहरे पर शिकन थी, उलझन थी और एक अजीब सा सवाल। इस वीरान जंगल में कोई लड़की बिना वकझाया किए। उसने घोड़े को आवाज दी और उस सिम बढ़ चला जिधर से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, झाड़ियों के बीच से एक लड़की नजर आई। चेहरे पर काजल बिखरा हुआ था, माथे पर मांग टीका, गले में हार, हाथों में चूड़ियां। मगर हालत बदहवास। वह किसी की परवाह किए बगैर सीधा उसी तरफ भाग रही थी और सामने ही एक बड़े पत्थर से टकरा गई। ढप, वह औंधे मुंह गिर गई। बादशाह घोड़े से फौरन उतारा, दौड़कर उस लड़की के पास गया। बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कौन हो तुम? ये दुल्हन वाला लिबास जंगल में क्यों हो तुम? लड़की हाँफती हुई, कांपती आवाज में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सांसें जवाब दे रही थीं। उसकी आंखों से आंसू यूं बह रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द सीने में दबा हो। बचाइए, बचा लीजिए, मुझे वो लोग, मुझे मार डालेंगे। बादशाह घबरा गया। कौन लोग? किससे भाग रही हो तुम? लड़की ने इधर उधर देखा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बादशाह ने उसे अपने चोगे से ढांपा, पानी की मशक से कुछ घूंट उसे दिए और उसे उठाकर एक पत्थर पर बिठाया। अब बताओ, क्या माजरा है? वो लड़की कांप रही थी, आंसुओं से चेहरा भीग चुका था और जबान लड़खड़ा रही थी। सामने खड़े उस सादगी से लिबास पहने मर्द को देखकर कुछ पल वह सहमी रही। फिर जैसे ही उसमें थोड़ा होश आया, एकदम से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। मुझे जाने दीजिए, मुझे बादशाह से मिलना है। मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे जाने दीजिए। बादशाह ने उसकी बात सुनते ही हल्के से भें चढ़ाई। उसने लड़की को ऊपर से नीचे देखा। चेहरा गमगीन, लिबास मटमैला हो चुका।
मगर उस पर से दुल्हन का रंग उतरा नहीं था। बेटी, बादशाह ने नरमी से कहा। बादशाह महल में नहीं है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं ही हूँ, इस सरजमीन का बादशाह सुल्तान बेग। बस आज शिकार की नीयत से अकेला निकल आया था। काफिला पीछे रह गया। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सामने खड़े उस शख्स को सर से पांव तक देखा। न शाही लिबास, न ताज, न सिपाही। यह बादशाह कैसे हो सकता है? उलझन से भरी निगाहों से वह पीछे मुड़ी। इधर उधर देखा ही था कि एक ही लम्हे में जंगल की तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज आई। कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार दौड़ते हुए आए और सामने खड़े उस सादा से आदमी के आगे गए। बादशाह सलामत, आप यहाँ थे। हम सब परेशान हो गए थे। माफ कीजिएगा, देर हो गई। लड़की अब कुछ समझ गई थी। उसके चेहरे पर जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी उतर आई। तो आप वाकई में बादशाह हैं? बादशाह ने सिर हिलाया। अब जो भी कहना है खुलकर कहो, घबराओ मत। लड़की की आंखों से आंसुओं का सैलाब फिर बह निकला। उसने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरी शादी, मेरी शादी कल रात एक एक सांप के साथ कर दी गई है। एक पल को जैसे हवाएं थम गई बादशाह के चेहरे पर हैरानी की लकीरें खींच गईं। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कहा तुमने? सांप के साथ यह क्या कह रही हो? बादशाह ने बेहद नरमी से पूछा, मगर आंखों में अजीब सी तलखी उतर आई थी। लड़की अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई, अपने लहंगे का पल्लू सीने से लपेटते हुए बोली, बादशाह सलामत, वो कोई आम सांप नहीं। वह रात को आता है। जैसे ही रात होती है वह आ जाता है और मेरे जिस्म को नोचता है, खरोचता है, काटता है। उसने आस्तीन उठाई। कांधे से लेकर बाजू तक सोने जैसे हल्के जख्मों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी नुकीली चीज ने बार बार चीर दिया हो। मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं वहां घुट रही हूं। मैं भाग आई हूं। जब वह सांप नहीं था, मैं बस बादशाह से मिलना चाहती थी। मेरी जान खतरे में है। वह रोती रही। उसके लफ्ज अब टूटने लगे थे। हिचकियां बंध चुकी थीं। मेरे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने मेरी सुनवाई नहीं की। उन्होंने मेरी शादी एक सांप से कर दी है, जो इंसानी शक्ल में नहीं आता, लेकिन हर रात मेरे ऊपर होता है। मुझे बचा लीजिए। बादशाह ने धीरे से लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अब महफूज हो। मेरा वादा है, तुम्हारा मसला हल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे गांव आऊंगा और खुद देखूंगा। यह सूरत हाल। लड़की उठी। आंखों में उम्मीद थी, मगर दिल में अभी भी डर बाकी था। वो कुछ कहे बगैर वहां से चल दी। बादशाह खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब शिकारी का जुनून नहीं था, बल्कि सोच, फिक्र और एक गहरी उलझन की परतें थीं। सांप और शादी क्या है, यह माजरा वह वहीं खड़ा रहा। कुछ देर सिपाहियों को इशारा किया और फिर धीरे धीरे अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ लौट गया। सूरज ढलने को था। महल की ऊंची मीनारों पर धूप की आखिरी किरणें किसी थके हुए मुसाफिर की तरह टिक गई थीं। फिजा में हल्की सी ठंडक घुल रही थी और हवा में वह खामोशी थी जो पुराने महलों के पत्थरों में पनपती है। बादशाह सुल्तान बेग महल में दाखिल हुआ तो दरबार खाली था। सिपाही और हाजिर जवाब वजीर दूर खड़े थे। कोई भी इस वक्त उनके लहजे से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुल्तान बेग सीधे अपने शाही कमरे में गया। वही कमरा जहां एक कोने में संगमरमर की कुर्सी थी और सामने वह बड़ा सा झरोखा जो बगीचे की तरफ खुलता था। वहीं बैठकर वह अक्सर अपनी सल्तनत, अपनी रियाया और अपनी उलझनों पर गौर करता था। आज वह कुर्सी पर बैठा, मगर आंखें खुली होने के बावजूद कुछ देख नहीं रहा था। चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। जिस्मानी नहीं, बल्कि जहन की मलका फारहा बेग, उम्र में बादशाह से कुछ कम, मगर गौरो फिक्र में हम ककदम, वह अक्सर बादशाह की खामोशी को पढ़ लिया करती थी। जब बादशाह ने खाना नहीं खाया और कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया, तो मलका समझ गई कि कुछ गलत जरूर हुआ है। वो कमरे में दाखिल हुई और नरमी से पास आकर पूछा, बादशाह सलामत, तबीयत तो ठीक है? आज आपकी आंखों में वह रोशनी नहीं जो हमेशा होती है। सुल्तान बेग ने धीरे से सिर उठाया, जैसे नींद से जागे हों। एक गहरी सांस ली और फिर रुक रुक कर जंगल का पूरा वाकया मलका को सुना दिया। हिरण का पीछा, लड़की की एंट्री, सांप की बात और उसके जिस्म पर बने जख्म। जब बात इस मुकाम पर पहुंची कि लड़की रोते हुए कह रही थी, मेरी शादी सांप के साथ कर दी गई है, तो मलका के चेहरे का रंग भी उड़ने लगा। कुछ देर वह भी खामोश रही। शादी सांप के साथ, ये कैसी बात है? फारहा बेग ने हैरान होकर पूछा।
बादशाह सलामत सांप किसी इंसान के साथ शादी कैसे कर सकता है? और फिर वह हर रात आता है और लड़की को नोचता है। ये कैसी तकलीफ है जो वह सह रही है? अगर वाकई में वह सांप उसे डसता तो अब तक वह लड़की जिंदा कैसे होती? बादशाह ने धीरे से कहा, यही सवाल मेरे जहन को चैन नहीं लेने दे रहा है। इंसानी सोच से ये बाहर की बात लगती है, मगर जो कुछ मैं देखकर आया हूं वह भी झूठ नहीं हो सकता। लड़की के जिस्म पर जो निशान थे वह किसी नाटक या अफवाह का हिस्सा नहीं लगते। मलका ने गौर से बादशाह का चेहरा देखा, फिर धीरे से बोली, इस मामले के पीछे कुछ और बात जरूर है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो सांप की शक्ल में आता हो, या फिर उसे जबरदस्ती सांप से जोड़ दिया गया हो। मगर बात कोई भी हो, इसमें किसी न किसी इंसानी जुल्म की बात आती है। बादशाह ने सर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह मामला किसी आम शादी ब्याह का नहीं। इसमें या तो कोई बड़ा धोखा है या फिर कोई बेआज साजिश। मलका ने कहा, आपको तह तक जाना चाहिए। यह तो आपसे मदद मांगने आई थी, और अगर हकीकत वाकई इतनी सख्त है तो उस लड़की को महफूज करना आपका काम है। इसके बाद वह चली गई और बादशाह किसी सोच में गुम हो गया। महल के दीवान खास में शाही चिराग जलाए जा चुके थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और बादशाह सुल्तान बेग अपनी कुर्सी पर बैठा बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी उस लड़की की कांपती हुई छाया घूम रही थी, एक दुल्हन जिसके जिस्म पर जख्म थे और लबों पर राहत की फरियाद। उसी लम्हे उसने अपने सबसे भरोसेमंद 3 सिपाहियों को बुलवाया। यह तीनों वो लोग थे जिन्होंने कई बार बादशाह के लिए जान की बाजी लगाई थी। आंखों में वफा, जहन में होशियारी और दिल में बादशाह का एहसास। इन पर बादशाह को पूरा यकीन था। बादशाह ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूं। वह लड़की जो जंगल में मुझसे मिली थी, जिस पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, मुझे उसके घर का पता लगाना है। तीनों सिपाही ध्यान से सुन रहे थे। जिस सिमत से वह लड़की आई थी उसी तरफ जंगल में जाकर तलाश शुरू करो। जहां कहीं भी तुम्हें झोपड़ियां दिखें, लोगों से कुछ मालूमात हासिल करो। मगर बहुत एहतियात से, मुझे इस मामले की हर बात आधी रात से पहले चाहिए। कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी। तीनों सिपाही बिना सवाल किए निकल पड़े। रात अपने पूरे शबाब पर थी। चांद आधा था और जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर आती उसकी रोशनी। तीनों सिपाही अपने साथ 4 और भरोसेमंद सिपाही लेकर जंगल की उस तरफ बढ़ने लगे जहां बादशाह ने लड़की को देखा था। काफी देर तक वह रास्तों को पहचानते रहे। झाड़ियों की शक्लें, घास की बनावट, हर चीज से सुरागा लेने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उन्हें रास्ता गलत भी लगा, मगर सिपाही एक लकीर पर चलते रहे। करीब 1 पहर बाद, जब हवा में ठंडक और अंधेरे की गहराई दोनों बढ़ चुकी थी, तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जंगल की एक अजीब सी मोड़ पर पहुंचकर उन्हें 15-20 झोपड़ियां नजर आई। तिनकों और मिट्टी से बनी एक जैसी, लेकिन उनकी बनावट में गरीबी और वीरानी का गम साफ झलक रहा था। कहीं कोई चिराग नहीं जल रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। सिपाही आपस में आंखों से इशारा कर एक कोने में जाकर छुप गए। तभी झाड़ियों के दूसरी तरफ से एक आदमी आता दिखा। उम्र कोई 50-55 साल, कंधे पर थैला, चाल में थकान और सिर झुका हुआ। अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं। सिपाहियों ने फौरन निगाहें गड़ा दी। वह आदमी सीधे आखिरी झोपड़ी की तरफ बढ़ा, जो सबसे अलग, अकेली और सबसे सुनसान जगह पर थी। वो कौन है? इतनी रात गए किससे मिलने आया है? सिपाही ने फुसफुसाकर कहा। सिपाही उस झोपड़ी की तरफ दबे पांव बढ़े। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने एक किनारे से कान लगाया। भीतर से हल्की आवाजें आ रही थीं, किसी के खिसकने की, किसी के फुसफुसाने की। तभिया नहीं, छोड़ दो मुझे। एक जोरदार चीख गूंजी। वो चीख किसी औरत की थी, बिल्कुल घुटी हुई मगर दिल दहला देने वाली। चलो अंदर। सिपाही ने कमान संभाली और फौरन झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके कदम ठिठक गए। झोपड़ी बहुत छोटी थी और दीवारों से टंगी चादरों से बनी छायां माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। बीचों बीच जमीन पर एक लड़की बैठी थी, वहीं दुल्हन वाला लिबास, वहीं लाल जोड़ा, मगर पूरा जिस्म कांप रहा था। चेहरा जर्द, होंठ सूखे और आंखें खुली मगर बेहोश। वह वहीं लड़की थी, मगर हैरत की बात यह थी कि हाँ, वह बूढ़ा आदमी जो अभी कुछ देर पहले झोपड़ी के अंदर गया था, वह वहां नहीं था। सिपाही झोपड़ी में इधर उधर देखने लगे। एक कोना था जहां से पर्दा हटा तो दिखा एक दूसरा छोटा दरवाजा।
शायद वह आदमी उसी रास्ते से भाग निकला था। वो लड़की अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसकी हथेलियों पर भी हल्के सोने जैसे निशान थे। कमरे में कोई सांप नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे मिट्टी और पसीने के साथ किसी डर का मिलाजुला एहसास। सिपाही ज्यादा देर नहीं रुके। वह समझ चुके थे कि मामला मामूली नहीं है और बादशाह को फौरन इत्तला देना जरूरी है। वह वापस लौटे और रात के तीसरे पहर तक महल में दाखिल हुए। बादशाह सुल्तान बेग तब भी जाग रहा था, कुर्सी पर बैठा, आंखें दरवाजे की तरफ। जैसे ही सिपाही अंदर आए, उसने सीधा सवाल किया, मुझे सब कुछ बताओ अभी। और इसी वक्त एक सिपाही आगे बढ़ा, बिल्कुल सदी हुई आवाज में, मगर चेहरे पर अफसोस का साया था। बादशाह सलामत, हमने आपके हुक्म के मुताबिक जंगल की उस सिम का जायजा लिया, वहीं से जहां से वह लड़की आपके पास आई थी। हमें बहुत देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन आखिरकार कुछ झोपड़ियां मिली। वहीं एक आदमी झोपड़ी में दाखिल हुआ और अंदर से चीख की आवाज आई। जब हम अंदर पहुंचे तो लड़की बेहोश मिली। पूरे जिस्म पर गहरे निशान थे, मगर वह आदमी गायब था। बादशाह ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुम्हें झोपड़ी के अंदर कोई सांप नजर आया? सिपाही ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं बादशाह सलामत, हमने हर कोना छान मारा, वहां कोई सांप नहीं था। तो फिर? बादशाह की आवाज अब तल्ख हो गई। तो फिर तुम सब वहां से क्यों लौटे? तीनों सिपाही एक लम्हा खामोश रहे। फिर एक सिपाही थोड़ा आगे आया और कहा, बादशाह सलामत, हमने एक ऐसा कदम उठाया जो आपके हुक्म में शामिल नहीं था, लेकिन हमें मजबूरी में लेना पड़ा। बादशाह ने भौहें चढ़ाई, क्या किया तुमने? सिपाही बोला, बादशाह सलामत, उस लड़की की हालत इतनी नाजुक थी, पूरा जिस्म कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं और जख्म इतने गहरे थे कि हम डर गए। हमने फैसला किया कि उसे वहीं छोड़ने से बेहतर है कि उसे शाही हकीम के पास लाया जाए। वह अब महल के शिफाखाने में है। बेहोशी की हालत में सुल्तान बेग कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोगों ने सही किया, बहुत अच्छा किया। अगर तुम उसे वहीं छोड़ आते तो शायद यह लड़की सुबह का सूरज भी ना देख पाती। उसने तीनों सिपाहियों को शुक्रिया कहा और फिर वहीं से फौरन शिफाखाने की तरफ रवाना हो गया। शाही शिफाखाना महल से थोड़ी ही दूरी पर था। एक सीधा रास्ता जो गुलाबों की क्यारियों के बीच से निकलता हुआ एक बड़े अहाते तक पहुंचता था। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, वहां की खामोशी में बस एक धीमी धीमी सांसों की आवाज थी। कमरे में शाही हकीम और उनकी बीवी, जो खुद एक तजुर्बेकार हकीमा थीं, उस लड़की के जख्मों का मुआयना कर रहे थे। लड़की अब भी बेहोश थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे और जिस्म पर चादर हल्के से पड़ी थी, मगर कुछ जगहों पर से गहरे निशान दिख रहे थे। बादशाह के कदमों की आहट सुनकर शाही हकीम ने पीछे मुड़कर कहा, बादशाह सलामत। सुल्तान बेग ने बिना वक्त जाया किए पूछा, कहिए क्या मालूम हुआ? यह निशान किस चीज़ के हैं? हकीम ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने सांप के बहुत से काटने देखे हैं। एक सांप एक बार डसता है, फिर उसके जहर का असर इंसान के जिस्म को कुछ ही पल में खा जाता है, मगर इस लड़की के जिस्म पर जो निशान है, वह ना तो किसी एक बार के डसने के हैं, ना ही जहर का असर है। तो फिर? बादशाह की आवाज़ दब गई। यह कोई एक जगह नहीं, पूरा जिस्म जैसे धीरे धीरे किसी नुकीली चीज़ से खुरचा गया हो, और यह हर रात होता है। तभी घाव भरते नहीं। यह किसी जानवर की हरकत नहीं लगती, यह कोई इंसानी हरकत है। मगर बेहद शातिर हकीमा ने भी सिर हिलाया। औरत होने के नाते मैं कह सकती हूँ, यह लड़की हर रोज़ किसी औरत के नाम पर जुल्म झेल रही है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो यह जान भी जा सकती है, या हो सकता है इसका होश फिर कभी वापस ना आए। सुल्तान बेग अब बहुत गंभीर हो चुका था। उसने हकीम को खड़े लहजे में कहा, इस लड़की का इलाज बंद दरवाज़ों में होना चाहिए। किसी को इस बात की खबर ना हो कि महल में इस वक्त कोई लड़की मौजूद है, यहाँ तक कि महल के नौकर चाकर भी ना जाने। अगर किसी को भनक भी लगी तो समझो सब कुछ खराब हो जाएगा। हकीम ने सिर हिलाया। बादशाह ने एक आखिरी बार लड़की की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश पड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून का हल्का सा साया था। शायद उसे महसूस हो चुका था कि अब वह अकेली नहीं है। उस रात बादशाह पहली बार थोड़ी देर के लिए सो पाया। सुबह की नम हवाएं महल के पर्दों को छूकर निकल चुकी थीं। बादशाह सुल्तान बेग की आंखों में नींद तो थी, मगर दिल में बेचैनी ज्यादा थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने शाही लिबास उतारकर एक आम मुसाफिर की तरह सादा कपड़े पहन लिए, ना ताज ना तलवार। सिर्फ एक नज़र
जो अब सच की तलाश में जंगल के उस अजनबी हिस्से की तरफ निकल पड़ी थी। उसके साथ कोई सिपाही नहीं था। वह अकेले घोड़े पर सवार उन्हीं पगडंडियों से होता हुआ उस गहरे जंगल के भीतर पहुंचा, जहां रातों की चीखें और सन्नाटे आज भी ताज़ा थे। काफी देर तलाश के बादशाह को एक पेड़ के नीचे बैठा एक 70-80 साल का बुजुर्ग नजर आया। झुका हुआ कद, हाथ में लकड़ी की लाठी, ऐसा लगता था जैसे वक़्त ने उसे भुला दिया हो। बादशाह घोड़े से उतरा और नजदीक जाकर कहा, बाबा आदाब, जरा एक बात पूछनी है। बूढ़ा सीधा उसकी आंखों में नहीं देख पाया। क्या पूछना है बेटा? बादशाह ने सीधी बात कही, यह जो आखिरी झोपड़ी में लड़की रहती है उसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए। बूढ़ा एकदम से तन गया। उसने नफरत भरी नजरों से उस झोपड़ी की तरफ देखा और थूका, तू क्या करेगा? उसका हाल जानकर यहाँ कौन उसकी बात करता है और क्यों करता है? बादशाह थोड़ा झुंझुला गया, मगर अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला, बाबा, कुछ तो ऐसा है जो सब छुपा रहे हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बूढ़े ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से जंगल के एक अंदरूनी रास्ते की तरफ इशारा किया। चलो, वहां बैठकर बताता हूं। यहां कोई हमारी बात ना सुन ले। दोनों एक सूखे हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठे। जंगल की गहराई में अब धूप भी हल्की सी लग रही थी और हवा बिल्कुल ठंडी। बूढ़ा बोला, यह लड़की बेचारी, जिसका नाम भी अब लोग लेने से डरते हैं, वो एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी। हर दिन लड़ाई, हर रात चीखें। उसके माँ बाप का रिश्ता जैसे जलता हुआ अंगारा था। एक दिन उसकी माँ, जो बहुत दुखी थी, किसी से सुनकर एक ढोंगी आमिल के पास पहुंची। ढोंगी ने कहा, तुम्हारे घर पर असर है। यह लिफाफे में रखे कागज पानी में डालकर शौहर को पिला दो। उधर शौहर को किसी दोस्त ने समझा लिया कि बीवी से झगड़ा छोड़ दें, और जैसे ही सब कुछ सुधरने लगा, औरत ने मान लिया कि जो कुछ बदला है वह उस ढोंगी की वजह से हुआ है। बादशाह चुपचाप सुन रहा था। वो औरत रोज उस ढोंगी के पास जाने लगी। बातें बढ़ीं और जब शौहर को पता चला तो फिर वहीं मारपीट, तू मैं एक दिन हाथ उठ गया और दोनों उसी लड़ाई में मारे गए। लड़की उस वक्त 21 की थी। माँ बाप की मौत के बाद उसके रिश्तेदार आए, मगर उस वक्त वहीं ढोंगी उस घर में था। उसने कहा कि इस घर में एक साया है और यह तब तक रहेगा जब तक इस लड़की की शादी एक सांप से ना कर दी जाए। 3 दिन सांप के साथ रहकर अगर वह बच गई तो फिर कोई मर्द उससे शादी कर सकता है। बादशाह के होंठ थरथराए और किसी ने कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। कोई कुछ नहीं बोला। उल्टे सब ने ढोंगी की बातों को सच मान लिया। डर था, जादू का, साये का, भूत का। रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, और लड़की की शादी सांप से कर दी गई। 3 दिन से यह सिलसिला चल रहा है। रात को वह सांप आता है और उसकी हालत हर सुबह बदतर होती जाती है। डर जो पूरे गांव को बांध चुका है। और गांव वाले? बादशाह ने पूछा। बूढ़े ने थूक निगलते हुए जवाब दिया, उन्हें ढोंगी ने कह दिया है, अगर कोई उस लड़की की मदद करेगा तो उस पर ऐसा जादू होगा कि वह जिंदगी भर पागल हो जाएगा या उसका कोई अपना मर जाएगा। अब यहाँ कोई उस झोपड़ी की तरफ देखता भी नहीं। लड़की जिंदा है या मर गई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बादशाह के माथे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। यानी एक धोखेबाज, एक ढोंगी इंसान पूरे गांव को अपने डर से चला रहा है और सबने एक लड़की को जुल्म के हवाले कर दिया। बूढ़ा बोला, यह जगह अब इंसानों की नहीं रही, यहाँ डर का राज है। बादशाह गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसके सीने में अब तलवारों की गर्मी थी, लफ्जों में नहीं, इरादों में आग। अब यह डर टूटेगा और उस झोपड़ी से चीख नहीं, इज्जत की सांस निकलेगी। वह घोड़े पर चढ़ा और बिना किसी को देखे, बिना पीछे मुड़े, सीधा महल की तरफ रवाना हो गया। महल की हवाएं आज कुछ अलग थीं। आम दिनों की तरह फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दीवारों से टकरा रही थी। रोशनदानों से छनती धूप भी जैसे सवाल कर रही थी, क्या अब इंसाफ होगा? बादशाह सुल्तान बेग महल में दाखिल हो चुका था। चेहरा सख्त, आंखें गहरी और लहजा बिल्कुल चुप, सीधे शाही शिफा खाने पहुंचा, जहां वो लड़की अब होश में थी। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, लड़की की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, आपने कहा था मेरा मसला जल्द हल करेंगे, लेकिन 2 दिन हो गए और अब तक मैं इसी तकलीफ में पड़ी हूं। उसके लबों पर शिकवा नहीं था। बादशाह उसके पास जाकर बैठा और बेहद नरम आवाज में बोला, बेटी, तुमने मुझे उस रोज सारी बात नहीं बताई थी। अब मैंने तह तक जाकर सब जान लिया है। तुम्हारी शादी जिस वजह से सांप से कराई गई,
उसका सबब भी और साजिश भी। लड़की की आंखें फैल गईं। साजिश? हाँ। बादशाह ने गर्दन झुका ली। तुम्हारी माँ किस धोखे में पड़ गई थी और तुम्हारे रिश्तेदारों ने किस अंधविश्वास में तुम्हें झोंक दिया, सब कुछ मालूम हो चुका है। लड़की अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके होंठ कांपने लगे। वो जमीन की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे होश ही नहीं रहता। हर रात जैसे एक साया आता है और मेरा जिस्म काटता है, खरोंचता है, मुझे बेहोश कर देता है। दिन निकलने पर जब होश आता है तो बस जख्म रहते हैं। जब मैं आपसे मिलने भागी थी, उस सांप को आने में कुछ देर थी। बस वही एक मौका मुझे मिला और मैं घर से निकल गई। मेरे दिमाग पर ऐसा असर है कि कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद भी नहीं हूँ, किसी और के बस में हूँ। बादशाह के दिल में जैसे कुछ पिघल गया। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा और गुस्से को भीतर ही दबाते हुए कहा, अब तुम आराम करो। जो जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे अब उस आदमी तक पहुंचना है जिसने इस पूरे खेल को रचा। लड़की ने आंखें बंद कर लीं और हल्के से बोली, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, बस इतना याद है कि वह जंगल के किनारे रहता है, एक वीरान सी कुटिया में जहां कोई और नहीं जाता। कुछ ही देर बाद शाह सुल्तान बेग अपने दरबार के सबसे भरोसेमंद वजीर और सिपाहियों के सामने खड़ा था। चेहरा अब सुल्तान का नहीं, बल्कि एक इंसान का था जो अपनी रियाया की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था। तैयारियां शुरू करो, 2 घोड़े लगाओ, एक मेरे लिए और एक वजीर के लिए। आज शाम ढलने से पहले उस जंगल में जाना है जहां से उस लड़की की चीखें उठती हैं। वजीर ने चौंक कर पूछा, बादशाह, आप खुद? मगर वह इलाका तो अजीब गुमनाम सा है, वहां कोई नहीं जाता। और बादशाह की आंखों में आंधी आ गई। जिस जगह एक लड़की 3 रातें एक सांप के साथ गुजार चुकी हो, वहां एक बादशाह का जाना क्यों नामुमकिन हो? सिपाही खामोश हो गए। महल के अस्तबल में 2 तेज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। घोड़ों के नाल चमक रहे थे और उनके तन में वह बेचैनी थी जो हर जंग से पहले सवार के दिल में होती है। बादशाह अब महल के दरीचे से बाहर देख रहा था। उसके लबों पर कोई फरियाद नहीं थी, मगर आंखों में एक वादा था। बादशाह सुल्तान बेग अपने एक तेज तर्रार सिपाही के साथ जंगल की उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां से खबर आई थी कि वह ढोंगी, जो पिछले कई सालों से लोगों को डर और झूठे के दम पर जकड़े हुए था, आज भी वहीं बैठता है। अकेला अजीब हरकतों में मशगूल जंगल की सरसराहट गहरी हो रही थी। गांव वालों ने जो निशान बताया था, उसी रास्ते से गुजरते हुए बादशाह और सिपाही आखिर उस जगह पहुंचे जहां एक सूखे दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा था। उसके पास एक थैला था जिसमें कई काले कागज, लड्डू जैसी चीजें, हड्डियां और कुछ अजीब से लोहे के टुकड़े थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे किसी को नाम लेकर बुला रहा हो। जमीन पर लकीरें खींच रहा था और अपनी आंखें बार बार बंद कर किसी को देख रहा था। सिपाही ने बादशाह के कान में फुसफुसाकर कहा, बादशाह सलामत, यही वह शख्स है। ये वही चेहरा है जो उस रात लड़की की झोपड़ी में दाखिल हुआ था, मगर जैसे ही हम अंदर पहुंचे ये गायब हो गया था। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। तस्दीक हो गई। जी, बादशाह सलामत, 100%। बादशाह ने हाथ से इशारा किया। ठहरो, देखो अब ये कहाँ जाता है। कुछ ही पल बाद उस ढोंगी ने अपना थैला उठाया और उठकर जंगल की उस बस्ती की तरफ चल पड़ा जहां लड़की की झोपड़ी थी। बादशाह और सिपाही चुपचाप उसके पीछे चल दिए। घास की सरसराहट में उनकी चाल दब रही थी। ढोंगी को कुछ एहसास नहीं हुआ। अंधेरा बढ़ चुका था। ढोंगी सीधा उस आखिरी झोपड़ी में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, देखा कि झोपड़ी के कोने में एक लड़की लाल दुल्हन के जोड़े में बैठी है। चेहरे पर घूंघट पड़ा था। ढोंगी के होठों पर एक स्याह मुस्कुराहट फैल गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेहद घिनौने लहजे में बोला, आज तीसरी रात है, सांप नहीं आएगा, आज मैं खुद आऊंगा, तेरे जिस्म को आज मैं नोचूंगा। उसने जैसे ही लड़की का घूंघट हटाया, उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। तू तू लड़की नहीं, तू कौन है? उसके सामने एक आदमी बैठा था, चेहरे पर शेर जैसी सख्ती, आंखों में तूफान। वहीं आदमी बोल पड़ा, मैं वह हूं जो अब तेरी कहानी का आखिरी हिस्सा लिखने आया है। तेरी हर हरकत अब रुक चुकी है। ढोंगी ने पीछे हटना चाहा, मगर तभी पीछे से दरवाजे पर एक भारी साया खड़ा था। बादशाह सुल्तान बेग। बादशाह ने एक कदम आगे बढ़ाया और गरजते हुए पूछा, तू कौन है? तेरी हकीकत क्या है? तूने एक लड़की की शादी सांप से कराई, क्या मकसद था तेरा? ढोंगी एक पल को चुप रहा, फिर बेहुदा हंसते हुए बोला, मैं कौन हूं वो?
जो लोगों के डर को अपना दरबार बनाता है। मुझे ताकत चाहिए थी और उस लड़की के जिस्म से मुझे वह मिलती थी। आज तीसरी रात थी। तुम बादशाह हो या सिपाही, अब मेरा कुछ नहीं कर सकते। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक इशारा किया। ऊपर से झोपड़ी की छत से लोहे का एक भारी जाल गिरा। ढोंगी उसके नीचे फंस गया और जमीन पर गिरकर चीखने लगा। नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं सब कर सकता हूँ, सब कुछ बदल सकता हूँ। बादशाह उसके चेहरे के पास आया और बेहद ठंडे लहजे में बोला, अब कुछ नहीं बदलेगा। अब सिर्फ एक चीज होगी, इंसाफ। झोपड़ी की दीवारों पर पहली बार कोई चीख आई जो जालिम की थी। बादशाह और उसके सिपाही ढोंगी को लोहे के जाल में बांधकर महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर वह ढोंगी जंजीरों में हिचकोले खाता रहा, मगर उसकी हंसी अब टूट चुकी थी। डर जो उसने दूसरों के दिल में डाला था, अब उसकी अपनी सांसों में समा गया था। अगली सुबह महल की मीनारों से शाही ऐलान हुआ। सुल्तान बेग का हुक्म है, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर से लोग आज दोपहर शाही मैदान में जमा हो। बादशाह एक जरूरी ऐलान करना चाहता है। खबर आग की तरह फैली। जो लोग खेतों में थे वह हल छोड़कर चल पड़े। औरतें, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे सब अपनी जगह छोड़कर उस मैदान की तरफ जाने लगे जो सदियों से सिर्फ खास मौकों पर भरा करता था। शाही मैदान में चारों तरफ खड़े लोगों की आंखों में अचंभा थी। कोई समझ रहा था कि किसी नई जंग का ऐलान होगा, मगर कोई नहीं जानता था कि आज ढोंगी का असली चेहरा उतरेगा। सुल्तान बेग ने ऊंचे तख्त पर खड़े होकर भीड़ की तरफ देखा। सैकड़ों लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर उसके लब अब भी खामोश थे। फिर उसने सिर हिलाकर अपने सिपाहियों को इशारा किया। 4 मजबूत सिपाही एक लोहे के जाल को घसीटते हुए मैदान के बीच लाए। जाल के अंदर पड़ा था। वहीं ढोंगी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा पर घमंड और पागलपन की मिलावट। लेकिन उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी लहर, जैसे वह अभी भी कुछ साबित करना चाहता हो। जैसे ही औरतों ने उसका चेहरा देखा, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। यही है वह ढोंगी, हम तो इसी के पास जाती थी इलाज के लिए। इसने तो कहा था कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा देगा। शोर बढ़ने लगा। सुल्तान बेग ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और गरजती हुई आवाज में बोला, ये वही शख्स है जिसने एक लड़की की जिंदगी को 3 रातों से जख्मी कर दिया है, जिसने पूरे गांव को डर, वहम और अंधविश्वास की जंजीरों में बांध रखा था और औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए इलाज का नाम लिया। आज मैं इसका इंसाफ सबके सामने करूंगा, ताकि जालिमों को समझ आ जाए, इस मुल्क में अब कोई लड़की की चीख पर कान बंद नहीं करेगा। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, इसकी खैर खबर लो। ताकत का घमंड तब तक नहीं टूटता जब तक हड्डियों में सच्चाई की दस्तक ना दी जाए। सिपाही आगे बढ़े। एक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, दूसरा उसकी टांग पर लाठी से वार करने लगा। किसी ने कमर पर लात मारी, किसी ने छड़ी से पीठ पर निशान बना डाले। ढोंगी का चेहरा अब तख्त से टकरा रहा था, मगर वह फिर भी चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि हंस रहा था। हंसी ऐसी कि खामोश कर दे। मार लो, जितना चाहो मार लो, लेकिन मैं अब बहुत ताकतवर बन चुका हूं। तुम लोग बादशाह हो या सिपाही, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी आवाज कांपती हुई, मगर तेज थी। सुल्तान बेग ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली। उसकी चमक ने पूरे मैदान को थर्रा दिया। तलवार को उसकी गर्दन के पास रखते हुए बादशाह ने कहा, आज तुझे वैसे भी सजाए मौत देनी है, मगर इंसाफ का तरीका यही है कि आखिरी लम्हा आने से पहले तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। ढोंगी का चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। वो तिरछा होकर जमीन की तरफ थूका और बोला, मुझे तुम्हारी अदालत से नहीं डर लगता, और मैं अब भी हार मानने वालों में नहीं हूं। उस लड़की के साथ मेरा ताल्लुक वही है जो एक शिकारी का शिकार से होता है। यह सुनकर मैदान में सन्नाटा छा गया। औरतों की आंखें भर आईं, मर्दों के हाथ कांपने लगे, बच्चों ने अपने माँ बाप की उंगलियां कसकर पकड़ लीं। बादशाह ने तलवार वापस मन में डाल ली। आज तेरी मौत तुझे सिर्फ मिटाएगी नहीं, बल्कि तुझ जैसों को सबक भी देगी। शाही मैदान अब पूरी तरह खामोश था। सैकड़ों आंखें उस एक शख्स को घूर रही थीं जो जमीन पर जंजीरों में बंधा पड़ा था। बादशाह सुल्तान बेग की तलवार अब भी उसके करीब थी, लेकिन उसकी बातों का जहर ज्यादा घातक था। बादशाह ने सीधा सवाल किया, इस लड़की के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? ढोंगी की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वह हंसने लगा। वो हंसी जो हसद और घमंड की मिलीजुली आवाज थी। इसकी माँ आई थी मेरे पास अपने शौहर के इलाज के लिए। मैंने उससे कहा, तेरा मर्द ठीक हो जाएगा, मगर एक शर्त पर कि तू 3 रातें मेरे साथ गुजारे, और उसने मान लिया। हाँ,
मर्द के लिए कुछ भी करने को तैयार भीड़ में खलबली मच गई। औरतों ने अपने मुंह ढक ली, कुछ ने रुमाल आंखों से लगाकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन ढोंगी आगे बोला। उसके शौहर को किसी तरह पता चल गया और फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई और उसी में दोनों मारे गए। उसने गर्दन झटका, जैसे उसके लफ्जों का कोई वजन ही नहीं। मैंने सोचा अब इसका खेल भी खत्म हुआ, मगर तभी मैंने इस लड़की को देखा। जवान, खामोश, सीधी, एकदम अकेली। मेरी हवस फिर जाग उठी। जब रिश्तेदार आए इसे ले जाने तो मैंने उन्हें डराया। कहा, इस पर साया है। कहा, जिसने भी शादी की मर जाएगा और इलाज सिर्फ एक है। 3 रातें सांप के साथ उन्होंने यकीन कर लिया। वो लोग मेरी बातों पर भरोसा कर बैठे। बादशाह का चेहरा अब सख्त हो गया था। चेहरे की रेखाएं गुस्से से तन गई थीं। फिर बता तूने उस सांप को कहाँ से लाया, और वह इसे दस्ता क्यों नहीं था? ढोंगी अब भी मुस्कुरा रहा था। वह सांप असली नहीं था, वह सिर्फ दिखावे का था। दरअसल वह एक लंबी रस्सी में लकड़ी का नकली सांप बांधकर झोपड़ी में लटकाया गया था। अंधेरे में कोई देख नहीं सकता था, और जब वह लड़की रात को बेहोश होती थी तब मैं आता था। मैं ही हर रात उसे नोचता था और सुबह से पहले गायब हो जाता था। कभी उसके हाथ पर खरोच, कभी पीठ पर। वो होश में आती तो समझती सांप ने डसा। भीड़ अब गुस्से से उबल रही थी, और हर बार जब वह लड़की चीखती थी मैं ताकत महसूस करता था। बादशाह की आंखों में अब तलवार से ज्यादा धार थी। तू इंसान नहीं, तू वो गंदगी है जो रिश्तों की शक्ल में झर भरता है। आज नहीं तो कल तू किसी और की बेटी को जला देता। भीड़ में से एक औरत चिल्लाई, इसने मेरी भाभी को कहा था कि उसके बच्चे की मौत इसी की बीवी के कारण हुई है। अब भीड़ बेकाबू हो रही थी। मर्दों ने हाथ उठाए, औरतें गालियां दे रही थीं, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। इंसाफ का हक कानून से होगा, भीड़ से नहीं। शाही मैदान में अब भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। ढोंगी जंजीरों में जकड़ा जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही घमंड, वही घिनौनी चमक मौजूद थी। बादशाह सुल्तान बेग अब भी मैदान के ऊंचे तख्त पर खड़ा था। उसने तलवार की नोक से ढोंगी की ठोड़ी उठाई और गरजती आवाज में कहा, अब बता, यह लड़की जो 3 रातें तेरे डर में रोती रही, उसके साथ तूने क्या किया? ढोंगी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास सांप हैं पालतू, मैं बीन बजाकर उन्हें नचाता हूँ। मैंने अपने एक खास सांप को इस लड़की पर छोड़ दिया था। वह सिर्फ उसे डसता था, मगर उसके अंदर जड़ नहीं था। जब वह बेहोश हो जाती थी तब मैं आता था, और उसके जिस्म से वह सब करता था जो एक दरिंदा करता है। मैंने उसकी माँ को भी धोखा दिया था, और अब यह लड़की मेरी मजबूती का जरिया थी। सारे शहर की आंखें अब फटी की फटी थीं। औरतें खामोश थीं, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मर्दों के चेहरों पर गुस्से की लाली थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि अब पूरी हकीकत सामने थी। ढोंगी ने सिर उठाया और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करोगे। मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को मिटा दूंगा। फिर वो बड़बड़ाने लगा और दोनों हाथ ऊपर उठाकर कुछ अजीब से शब्द पढ़ने लगा। कभी कोई लकीरें जमीन पर खींचता, कभी इधर उधर फूंक मारता, कभी खुद पर थूकता, कभी लोगों की तरफ घूरता, मगर कुछ नहीं हुआ। लोग देख रहे थे, जैसे कोई नाटक देख रहे हो। ढोंगी की हंसी अब टूटने लगी। उसकी आंखों में खौफ आने लगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे मंत्र बादशाह अब मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास जाकर बोला, तू समझा कि तेरी लड़ाई एक बादशाह से है? तू गलत समझा। तेरी लड़ाई एक ताज से नहीं, उस आवाम से है जो अब जाग चुकी है। अब तू किसी लड़की को धोखा नहीं दे पाएगा, किसी माँ को फुसला नहीं पाएगा, और किसी घर को उजाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब इंसाफ सिर्फ दरबार में नहीं मिलेगा, बल्कि हर गली, हर बस्ती में मिलेगा। बादशाह ने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं आज सब औरतों से, सब माँओं से, सब बहनों से कहता हूँ, अपने मसलों के हल के लिए किसी ऐसे शख्स के पास न जाएं जो तुम्हारे जिस्म का सौदा करे, जो तुम्हारी लाज का तिजारत बनाए। अगर कोई कहे कि औरत की इज्जत ताकत का जरिया है, तो समझ जाना वो ढोंगी है, वह धोखेबाज है, और मेरी सल्तनत में अब ऐसा कोई नहीं बचेगा। अगर तुम्हें कोई दिखे जो डर या डरावनी बातें करके तुम्हें अपने पास बुलाए, फौरन मेरे दरबार में आओ। अब से यह हुक्म है, ढोंग, जालसाजी और अंधविश्वास पर बैन है। इंसाफ का दरवाज़ा अब हर किसी के लिए खुला है। लोगों की आंखें भर आई, कई ने अपने हाथ जोड़ लिए। औरतें कहने लगीं, ऐसे बादशाह हर जमाने में हो। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे कैद में डाल दो। इसका फैसला कल सुबह शाही अदालत में होगा, और वह फैसला ऐसा होगा जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। ढोंगी अब चुप था।
उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। जहर अब उसके अंदर ही घुटने लगा था। सिपाहियों ने उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए किले के तहखाने में ले जाया, वहां जहां नाबीन थी, न सांप न अंधेरा, सिर्फ अकेलापन और जवाबदेही। अगले दिन सुबह शाही महल के सबसे बड़े आंगन में दरबार सज चुका था। उस दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था, ना शोर ना हलचल। सबकी निगाहें तख्त की तरफ थीं, जहां बादशाह सुल्तान बेग अपनी तलवार के साथ बैठा था। शाही फरमान जारी हुआ। आज वह दिन है जब इंसाफ सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, बल्कि सबके सामने दिखाया जाएगा। फिर वह घड़ी आई। सिपाहियों ने लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह ढोंगी को दरबार के बीचों बीच लाकर बिठा दिया। वही शख्स जिसने एक लड़की को रौंदा, एक माँ को धोखा दिया और पूरे गांव को गुलाम बना दिया। अब वह बिखरा हुआ था, चेहरा सूझा हुआ, कपड़े फटे हुए और आंखों में अब कोई नहीं बचा था। बादशाह ने अपनी गर्दन मोड़ी और सिपाहियों से कहा, अभी भी इसे एहसास नहीं हुआ। अब इसकी अक्ल इसके जिस्म से बाहर निकालनी होगी। सिपाहियों ने आदाब किया और फिर आगे बढ़कर उसके जिस्म पर लाठियों की बौछार शुरू कर दी। एक ने कमर पर मारा, दूसरे ने कंधों पर, तीसरे ने पैरों पर। हर लाठी उस इंसाफ की सदा बन गई जो सालों से दबा हुआ था। उसकी चीखें दरबार के पत्थरों से टकरा रही थीं, मगर अब कोई अफसोस नहीं था। जब उसका जिस्म लहूलुहान हो गया, बादशाह ने तलवार निकाली। वही तलवार जो इंसाफ के लिए उठती थी, जुल्म के लिए नहीं। तलवार की चमक में एक फैसला झलक रहा था। तेरा नाम मिटा दिया जाएगा, तेरी याद मिटा दी जाएगी और तेरा अंजाम लोगों की आंखों में सबक बनकर रहेगा। और एक ही वार में बादशाह ने उसकी गर्दन अलग कर दी। शाही मैदान में एक घुप सन्नाटा छा गया और फिर ताली नहीं, उम्मीद की आवाजें उठीं। वह लड़की जो कभी बेबस थी, झोपड़ी में अकेली रोती थी, आज दरबार के कोने में खड़ी थी। बादशाह उसके पास आया और नरम लहजे में कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारी शादी अपने उस खास सिपाही से करना चाहता हूं जिसने मेरी हर साजिश को उजागर करने में मेरा साथ दिया। लड़की ने कुछ देर चुप रहकर सिर हिला दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर बादशाह ने सिपाही को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें कोई एतराज है? सिपाही ने बिना हिचक के कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे भी कोई एतराज नहीं, बल्कि यह मेरे लिए फक्र की बात होगी। उसी शाम महल में छोटी सी शादी हुई। महल के सभी वजीर, सिपाही और खास लोग मौजूद थे। लड़की ने पहली बार एक हल्की सी मुस्कान के साथ आंसू बहाए। अब वह आंसू गम के नहीं थे, बल्कि राहत और इज्जत के थे। बादशाह ने उन्हें महल में ही एक अलग हिस्सा दे दिया, जहां वह दोनों अपने नए सफर की शुरुआत कर सकें। उसके बाद जब भी किसी गांव में कोई ढोंगी की खबर आती, बादशाह खुद या अपने सिपाहियों को भिजवाते। वो कहते, अब ना कोई बेटी जलेगी, ना कोई माँ फंसेगी। अब यह सल्तनत डर से नहीं, बिना डरे चलेगी। और इस तरह यह कहानी खत्म नहीं होती, यह एक सबक बन जाती है। वह लड़की अब एक मिसाल थी, जिसने डर के सामने झुकने के बजाय इंसाफ के लिए दौड़ लगाई, और एक बादशाह जिसने सिर्फ तख्त का नहीं, दर्द का भी साथ निभाया। और इस तरह उस लड़की की शादी सांप के साथ हो गई थी। अब वह महल में रहने लगी और एक सिपाही की बीवी बन गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।